जी, रिकॉर्डिंग ऑन करके कर। हो ठीक है, गई कर है। लें स्टार्ट। रिकॉर्डिंग ऑन होगी। लास्ट वीक हमने बेसिकली लिंक लिस्ट को कवर किया था, और उसके सारे ऑपरेशंस आपको सरकासिम ने करवाए थे। उसके साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स थी लीड कोड की, जो हमने कवर की थी लिंक्ड लिस्ट से रिलेटेड। तो इस वीक में जो हमारा टारगेट है, वो ये स्पेसिफिकली वीक रिकर्जन के लिए फिक्स है। तो इसमें हम लोग रिकर्जन को देखेंगे कि रिकर्जन क्या है और कैसे काम करती है, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, और इसी के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को हम लोग अ, यहाँ पे करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर आज का सेशन रिकर्जन से। मैं बस स्क्रीन शेयर कर लूँ। होप सो आपको स्क्रीन विजिबल होगी। यस सर, विजिबल है। ओके सर, बस तो चलें स्टार्ट करते हैं रिकर्जन। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले कोई आप में से मुझे बताएगा कि हम लोग रिकर्जन को यूज क्यों करते हैं? एनी गेसेस? प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके सॉल्व करने को रिकर्जन। ओके, ये तो आपने मुझे बताया ना कि उसको करते कैसे हैं। जैसे बिल्कुल सही बताया आपने, प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं, लेकिन जरूरत क्यों पेश आई, हम करते क्यों हैं? इसका Assalamualaikum. अल्टरनेट क्या था हमारे पास? Can I tell, sir? वालेकुम सलाम। जी श्योर मैम। सर आई थिंक रिकर्जन को यानी कि बार बार हम किसी भी एक प्रोग्राम को बार बार आई मीन उसको कोड करना और लिखने से बेहतर है कि हम उस उसको एक ऐसा आई मीन फंक्शन हम डिफाइन करते हैं जो कि आई मीन जहां पर भी हमें इसको आई मीन प्रोग्राम को या कॉल करना होता है, तो जस्ट हम जस्ट कॉलिंग कंडीशन हम लिखते हैं। बाकी आई मीन ये रिकर्जन अपने आप को खुद ही कॉल करता है, ये आई थिंक आप जरा। हाँ जी बिल्कुल मैम, आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से समराइज किया है। बार बार सेम चीज को अगर हम करते हैं, तो बजाय उसको बार बार लिखने के, हम उसी फंक्शन को दोबारा कॉल कर देते हैं। जैसे हम सर ने पहले हमें बताया कि हम लोग स्मॉलर प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं। एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, उसको छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं, सेम चीज कर रहे होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे फिर रिकर्जन का जो है कॉन्सेप्ट वो यूज करते हैं। काफी अच्छे समराइज किया आपने, थैंक यू। तो ऐसे ही है बिल्कुल, कि हमारे पास जो रिकर्जन होती है वो हमारे कोड को सिंप्लीफाई कर देती है कुछ सर्टेन प्रॉब्लम्स के लिए, ताकि जो हमारा जो कोड है वो शॉर्टर हो जाए और इजियर टू अंडरस्टैंड हो जाए। जिस तरह हमारे पास कुछ ट्री ट्रेवर्सल्स हैं, हमारे पास ग्राफ्स हैं। तो इनमें अगर हम लूप लगाना शुरू करें, बहुत बड़ा ट्री आ जाए हमारे पास जिसकी लाखों नोड्स हों, तो वो फिर अगर हम लूप लगा देंगे तो फिर हमारे लिए ट्रैक रखना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, हम रिकर्जन का यूज करते हैं। उसका फायदा ये होता है कि रिकर्जन जब भी अगर मैं ट्री की एग्जांपल लूँ, किसी नोड पे विजिट करता है, तो वहाँ पे अपने पास मेमोरी के अंदर उसका ट्रैक रख लेता है, और उसके जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनका ट्रैक रख लेता है स्टैक के अंदर। और फिर जब हम लोग बैक ट्रैक करते हैं, वापस आते हैं, तो हम उस डाटा को यूटिलाइज करते हुए अपने आंसर पे पहुंच जाते हैं। सेम इसी तरह हमारे पास जो डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच होती है, वो भी रिकर्सिव अप्रोच है, जहाँ पे हम अपनी बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और फिर उन छोटे छोटे पार्ट्स का सॉल्व करते करते हम ऊपर तक पहुंच जाते हैं, रूट तक।
तो हमें हमारा आंसर मिल जाता है। तो बेसिकली हम इसमें 3 स्टेप्स ही परफॉर्म कर रहे हैं, या 2 स्टेप्स कह लें, कि हम लोग डिकम्पोज करते हैं अपनी बड़ी प्रॉब्लम को, डिकम्पोजिशन, और फिर बाद में एंड पे जब हम लोग एक बेस केस पे पहुंच जाते हैं, तो फिर हम लोग उसको कंबाइन करते हैं, जिसको हम लोग कंपोजिशन कहते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह रिकर्जन काम करती है। कैसे काम करती है उसको देखते हैं। तो आज का जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो भी यही है कि हम देखें रिकर्जन क्या है, उसके अंदर बेस केसेस क्या होते हैं, रिकर्सिव केसेस क्या होते हैं, रिकर्सिव कोड को कैसे लिखा जाता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। और एंड पे अगर हमारे पास टाइम बचा तो हम लोग मल्टीपल रिकर्सिव कॉल्स पे, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सेम उसी तरह है, उसकी एक एग्जांपल करेंगे, तो ताकि हमें आइडिया हो कि मल्टीपल रिकर्सिव कॉल्स क्या होती हैं क्या नहीं होती। तो कॉन्सेप्ट ऑफ रिकर्जन वही, रिकर्जन जो है वो एक फंक्शन होता है, एक कॉन्सेप्ट का नाम है जो कि अपने ही फंक्शन को दोबारा से कॉल करता है कंप्यूटिंग के वर्ड के अंदर। इसका कोर आइडिया ये है कि जिस तरह यहाँ पे एग्जांपल्स आप देखें, ये हमारे पास एक फ्रैक्टल है जो कि वी शेप्ड है, ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, एक ये फ्रैक्टल जिनको कहते हैं, ये एक वी टाइप स्ट्रक्चर है। इसी को अगर आप बार बार लिखें इसके अंदर या ड्रॉ करें, तो देखिए सेम शेप बनी जा रही है। एक छोटी प्रॉब्लम से स्टार्ट हुआ था और वो बड़ी प्रॉब्लम में कन्वर्ट होता गया, बड़े ट्री में कन्वर्ट होता गया। सेम शेप को बार बार हम यूज कर रहे हैं। इसी तरह अगर ये हम लोग नेस्टिंग डॉल्स की एग्जांपल देखें, तो इसमें यही होता है, जिस तरह डब्बे में डब्बा, बड़े डब्बे के अंदर छोटा डब्बा, उसके अंदर उससे छोटा डब्बा, तो वो रिकर्सिवली सेम चीज एक चीज के अंदर पड़ी हुई है। तो उसकी ये काफ़ी अच्छी रिकर्जन की एग्जांपल है। ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स हैं, कंप्यूटिंग के वर्ड में थोड़ा सा डिफरेंटली काम करता है मैथमेटिकल तौर पे। तो इसके अलावा आपका जो फाइल स्ट्रक्चर होता है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है, रिकर्जन के कॉन्सेप्ट के ऊपर। बिकॉज आपने देखा होगा कि आप एक फाइल के अंदर जब फोल्डर के अंदर जाते हैं, उसके अंदर अगर आप 100 फाइल 100 फोल्डर भी बना दें, लेकिन आप अगर बैक ट्रैक करते आए, आप उस पॉइंट पे एक टाइम पे पहुंच ही जाते हैं जहाँ से आपने फोल्डर से स्टार्ट किया हो। बेसिकली वो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को यूज करते हुए रिकर्सिव कॉल्स करता है। और यहाँ पे काफी अच्छा इसका एक यूज केस है कंप्यूटर के अंदर। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे कि रिकर्जन का कॉन्सेप्ट रियल वर्ल्ड में कहाँ पे यूज हो रहा है। तो अब रिकर्जन इन एल्गोरिथम्स, when we use recursion in algorithms, it's generally used to implement delegation in problem solving। ये delegation क्या चीज़ है? delegation बेसिकली ये है कि हमारे पास एक बड़ी प्रॉब्लम है, और हम क्या करते हैं, हम उसका जो एक हिस्सा होता है वो तो हमें पता होता है कि उसका आंसर क्या है। जितनी बाकी पार्ट है, हम लोग वो किसी दूसरे फंक्शन को डेलीगेट करते हैं कि भाई तुम ये प्रॉब्लम सॉल्व करके लाओ। अगर हम लोग यहाँ पे छोटी सी एग्जांपल लें, तो मैं कहूँ कि आपने नंबर्स को प्रिंट करना है, ठीक है। एन एन से लेके आपने, कोई भी एन नंबर है, एन से लेके आपने 1 तक नंबर्स को प्रिंट करना है। फॉर एग्जांपल एन हम लोग यहाँ पे 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, हमें इस टाइम पे एन की वैल्यू पता है क्या है, वो है 3। तो अव्वल तो आंसर हमें पता है कि यहाँ पे 3 2 1 इसका आंसर है। लेकिन अब एन हमारे पास चूंकि 3 है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं कि 3 हमें पता है आंसर है, लेकिन सॉरी, ये हमारे पास इसकी बेसिकली आउटपुट है। हमें पता है कि 3 हमारे पास है, ये सबसे इसका एक बेस फंक्शन, क्या लिखें, बेसिक वैल्यू हमारे पास एक मौजूद है, 3 हमारे पास है। तो हम कहते हैं ठीक है, 3 हमारे पास है, 3 को हम लोग अपनी आउटपुट की विंडो में रख लेते हैं। लेकिन जो बाकी का काम है उसका नहीं हमें पता, वो हम अगले फंक्शन को दे देते हैं, वो उसको करके लाएगा। इसी तरह हम लोग फिर 2 और 1 नेक्स्ट फंक्शन को सेंड कर देते हैं। उसमें जब जाते हैं हमें पता है ठीक है हमारे पास 2 है, तो इसको 2 को आउटपुट में ले आते हैं। और लेकिन जो बाकी का काम है वो हमें नहीं पता, वो हम लोग अगले फंक्शन को दे देते हैं 1 को। तो 1 पे जब हम लोग पहुंचते हैं, तो 1 पे हम चेक करते हैं ठीक है 1 है, लेकिन आगे कुछ नहीं है। तो अब यहाँ पे हमने स्टॉप करना है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारी जो है वो बेस कंडीशन मीट होती है। बेस केस हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, हम लोग अपने रिकर्सिव कोड के अंदर एक कंडीशन सेट करते हैं कि हमने अपना कोड वहां तक रन करना है जहाँ पे ये कंडीशन मीट हो जाए। बेस केस हम लोग यहाँ पर बनाते हैं।
तो कुछ इस तरीके से ही काम करता है। हम एक चीज का सोल्यूशन हमारे पास होता है, बाकी का केस जो है आंसर वो हम लोग डेलीगेट कर देते हैं किसी दूसरे फंक्शन को, कि वो जो भी आंसर लाएगा उसका हम उसको इसमें ऐड कर देंगे या इसके साथ लिख देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये एक छोटी सी एग्जांपल थी सिर्फ नंबर्स को प्रिंट करवाने की। तो इधर लिखा भी यही हुआ है कि अगर आपने प्रॉब्लम को रिकर्सिवली सॉल्व करना है तो आप सबसे पहले उस प्रॉब्लम को छोटा करें, स्लाइटली स्मॉलर करें, और उसके अलावा डेलीगेट कर दें कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसी और को। और जब आपको छोटे प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा फिर आप उसको बड़ी प्रॉब्लम के साथ कंबाइन कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। हमने भी इस एग्जाम्पल में यही किया था कि एंड पे हमारे पास सारी आउटपुट आ गई थी 4 3 2 1 या जितनी भी थी एन की वैल्यू। तो इस तरीके से ये रिकर्जन हमारे पास काम करती है। होप सो अभी तक क्लियर है। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन ये आता है कि आइट्रेशन हमारे पास है और रिकर्जन है, दोनों एक बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट हैं। तो आइट्रेशन से हम रिकर्जन में जाते क्यों हैं? तो बेसिकली एक बात आप यहाँ पे और याद रखें कि जो काम हम लोग आइट्रेशन से करते हैं वो काम रिकर्सिव तरीके से भी हो सकता है, एंड वाइस वर्सा सिमिलरली जो काम हम रिकर्जन से कर सकते हैं वो काम हम आइट्रेशन से भी कर सकते हैं। जस्ट दोनों वे हैं, अल्टरनेट वेज हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल दी हुई है आइटरेटिव अप्रोच की, कि हमने जो डेक ऑफ कार्ड्स पे नंबर्स होते हैं उनको ऐड करना है तो कैसे करेंगे। आइटरेटिव अप्रोच तो यही होगी कि हम लोग एक क्या कहते हैं एक वेरिएबल बना लें टोटल सम का, और उसको इनिशियलाइज कर दें और हर कार्ड के ऊपर आइटरेट करें, और जो भी वैल्यू है उसके अंदर हम लोग उस वेरिएबल के अंदर ऐड करते जाए तो एंड पे हमारे पास जो है वो टोटल आंसर आ जाएगा। इसकी रिकर्सिव अप्रोच ये होगी कि एक कार्ड जो हम उठाएं उसके अंदर से, ठीक है, उसका आंसर हमें पता है, ठीक है, वो हम रख लेते हैं, लेकिन बाकी का काम हम कहते हैं हमें नहीं पता बाकी का आंसर क्या है, ये आंसर अभी हमें पता है। तो बाकी का काम है जो है वो अगला फंक्शन करेगा और वो फंक्शन को हम दोबारा से कॉल कर देते हैं, और एट द एंड बारी बारी फंक्शन कॉल होता रहता है जब तक हम बेस कंडीशन को मीट नहीं कर जाते। तो हमारे पास एट द एंड उसका टोटल आंसर भी आ जाता है। कैसे आएगा, क्यों आएगा, वो भी हम देखेंगे आगे, अभी जस्ट आप माइंड में रखें कि हम करेंगे। तो ये छोटी सी एक एनिमेशन है जो कि आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर देगी। तो आइट्रेशन के थ्रू हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने बताया एक टोटल का हम लोग यहाँ पे वेरिएबल बना लेंगे, ठीक है, और उसके बाद ये हमारे पास कुछ कार्ड्स हैं 5 2 7 3। अब इनको ऐड करना है। तो आइटरेटिवली अगर ऐड करें तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आई की वैल्यू 0 होगी तो हमें पता है हमारे पास जो कार्ड है वो कार्ड की जो फर्स्ट कार्ड की जो वैल्यू है वो 5 है। एक सेकेंड, हाँ, ओके। तो हमारे पास सबसे पहले कार्ड की वैल्यू जो 5 है तो टोटल में हम लोग 5 कर देंगे। आई की वैल्यू 1 होगी तो हमारे पास जो है वो टोटल के अंदर 7 आ जाएगा, 5 + 2 7। सिमिलरली आई की वैल्यू 3 होगी तो 2 होगी तो हमारे पास 5 + 2 7, 7 + 7 14, 14 आंसर में आ जाएगा। और एट द एंड 14 + 3 हम लोग करेंगे तो 17 आ जाएगा और हमारा काम यहाँ पे खत्म हो गया। ये एक आइटरेटिव अप्रोच थी। हमें एक अरे गिवन थी या डेक ऑफ कार्ड्स आप कह लें गिवन था, हमने उसके एलिमेंट्स को सम करना था और हमारे पास सिंपल यहाँ पे सम आ गया, नो प्रॉब्लम, सारा कुछ हमारे पास ठीक जा रहा है। अब इसका ये कोड है, सिंपल सा एक फॉर लूप लगाया हमने जो कि लेंथ ऑफ कार्ड्स तक चलेगा, और जो टोटल हमने वेरिएबल बनाया था उसको मेंटेन करते हुए वो हमारे पास जो क्या कहते हैं जो सम है उसको ऐड करता जाएगा और एट द एंड टोटल आंसर हमें रिटर्न कर देगा। लेकिन इसको रिकर्जन से कैसे इंप्लीमेंट करना है, तो हमारी स्टार्ट स्टेट ये है कि हमारे पास जो टोटल के अंदर वैल्यू है वो 0 है और हमारे पास ये कार्ड्स गिवन है। अगर हम लोग देखें यहाँ पे स्टार्टिंग कंडीशन पे हमारे पास क्या है, हमें 5 पता है, हमारे पास एक कार्ड्स हमारे पास डिफरेंट, लेकिन हमारे पास 5 पहला कार्ड है। हम कहते हैं ठीक है हमें 5 पता है आंसर में, हम लोग उसको आंसर में रख लेंगे, लेकिन जो 2 7 3 का सम है ना वो हमें नहीं पता, वो हम किसी एक्स पर्सन को किसी जिनी को दे देंगे, वो हमें सॉल्व करके दे देगा। तो बड़ी प्रॉब्लम थी हमारे पास सम करने की 5 2 7 3 को, लेकिन हमने कहा इसको छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड कैसे करना है, कि छोटी प्रॉब्लम 5 है, 5 हमें इसका आंसर पता है, हम 2 7 3 किसी और को दे देते हैं कि वो सॉल्व करके लाएगा। वो कैसे सॉल्व करके लाएगा, अब उसने ठीक है हमने उसको प्रॉब्लम दी, उसने कहा 7 + 2 + 3 जो है वो 12 होता है।
तो हमने कहा ठीक है, 12 हमें उसकी किसी और ने सॉल्व करके दे दिया है, हम इसमें 5 को ऐड करते हैं तो हमारे पास 17 आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे डन है। लेकिन अब उसने कैसे सॉल्व की, अब हम उसकी तरफ देखते हैं। ये उसका कोड था बेसिकली कि स्मॉलर प्रॉब्लम में हमारे पास फर्स्ट इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट था वो हमारे पास मौजूद है। तो लेकिन यहाँ पे वो स्मॉलर रिजल्ट, जो हमने स्मॉलर प्रॉब्लम क्रिएट की थी, क्योंकि वो जिनी हमारे पास एक आंसर लेके आया था, वो कहाँ से लेकर आया था, कैसे लेकर आया था, बेसिकली अब हमने वो चेक करना है। तो उसके लिए फिर हम लोग आगे चलते हैं। इसके अंदर बेस केसेस और रिकर्सिव केसेस का हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है। तो ये देखिए, हमने क्या किया है, एक रिकर्सिव एल्गोरिथम की विजुअलाइजेशन यहाँ पे देखने लगे हैं। हमारे पास जब भी एक फंक्शन कॉल होता है तो हमारे पास जो प्रॉब्लम होती है वो छोटी हो जाती है और इवेंचुअली वो ऐसी स्टेट में चली जाती है जहाँ पे वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकती। बड़ी थी प्रॉब्लम 5273, इसको डिवाइड करें स्मॉल में, 273 हो जाएगा, फिर अगेन 73 हो जाएगा, फिर एट द एंड हमारे पास 3 जो है वो बचेगा, और एट द एंड हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, हमारे पास यहाँ पे एम्प्टी एरे है। ठीक है, लास्ट बिल्कुल स्टेप के अंदर। तो क्या था, एक बड़ी प्रॉब्लम थी, उसको हमने डिवाइड करते करते डीकम्पोजिशन हमने यहाँ पे परफॉर्म की और उसको छोटा कर दिया। अब ये लास्ट वाली जो है यहाँ पे हमारे पास जब अरे एम्प्टी हो जाएगी तो जीरो होगा हमारे पास। ठीक है, तो जीरो के अंदर क्या किया, जीरो के अंदर जो लास्ट एलिमेंट था हमने उसको ऐड किया, 0 + 3। यहाँ से हमारा जो फंक्शन है वो रिटर्न कर गया, उसने 3 पिछली प्रॉब्लम को दिया। उसने कहा अब प्रॉब्लम क्या होगी, पहले 5 जहाँ पे 4 नंबर ऐड करने थे, अब प्रॉब्लम सिंपल होगी कि दो दो नंबर्स को ऐड करी जाओ। द एंड तो हमारे पास एक नंबर था ना, बचा 3, उसके अंदर हमने 0 को ऐड कर दिया, बिकॉज वो बेस केस था हमारा। बेस केस हमें पता होता है, तो क्योंकि प्रॉब्लम को कहीं स्टार्ट भी तो करना है, अगर रिकर्सिव भी हम लोग चला के छोड़ देंगे तो वो तो इनफाइनाइटली प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड करता जाएगा और यहाँ पे फिर वो नेगेटिव में भी चला जाएगा। तो हमने अपने फंक्शन में बेस केस का यूज करते हैं, हम कहते हैं ठीक है यहाँ पे 0 या 1 होगा। 0 है यहाँ पे, तो उसने 0 + 3 में ऐड किया, और 0 में 3 ऐड किया और इस पिछले फंक्शन को रिटर्न कर दिया 3। 3, अब इस फंक्शन के पास 7 पड़ा हुआ था, उसने 7 और 3 को ऐड किया, 10 आंसर आया, उसने 10 इस फंक्शन को रिटर्न कर दिया। इस फंक्शन के पास 2 था, उसने 2 और 10 को ऐड किया, उसने पिछले फंक्शन को रिटर्न कर दिया 12। 12 + 5 हमारे पास शुरू में था, तो हमारे पास 17 आंसर आ गया। एट द एंड हमारे पास जो है वो 17 आंसर आ गया। प्रॉब्लम तो अभी भी सॉल्व हो गई। तो ये बेसिकली डिफरेंस है बिटवीन आइट्रेशन एंड बिटवीन रिकर्जन। आइट्रेशन में सिंपली हम लोग सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड, हम लोग बस ऐड करी जा रहे थे। लेकिन इसमें हम लोगों ने प्रॉपर पहले डाउनवर्ड ट्रेवल किया और बाद में फिर हम लोगों ने बैक ट्रैक किया अपने सोल्यूशन की तरफ। तो इसका जो पीछे हम लोगों ने चेक किया था ये, कि यहाँ पे वो काम कैसे करेगा, हाउ टू कॉल द जीनी। तो यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ वही फंक्शन को दोबारा कॉल किया। ये फंक्शन क्या करता है, स्मॉलर प्रॉब्लम को, क्या है उसके पास जो फर्स्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो उसके पास मौजूद है, तो फर्स्ट इंडेक्स को अपने पास रख लेता है और बाकी का जो भी एरे है उसको नहीं पता उसने कैसे सॉल्व करनी है, वो इस रिकर्सिव फंक्शन को क्या कहते हैं, डेडिकेट कर देता है या उसको दे देता है। तो अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा कि ये पूरा फंक्शन है उसका, कि एट द एंड हमने स्टॉप कहाँ पे करना है। स्टॉप हमने वहाँ पे करना है जहाँ पे हमारी अरे के अंदर कोई भी एलिमेंट बाकी नहीं रहेगा, हमारी अरे खाली हो जाएगी, तो हम लोग वहाँ पे रिटर्न 0 कर देंगे। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे हो रहा है कि हम लोग अपने जो रिकर्सिव केस है हमारा, उसके ऊपर हम लोग एक कंडीशन लिखते हैं जिसको हम लोग बेस केस कहते हैं। यहाँ पे आके हमारा कोड स्टॉप करेगा। हम कहते हैं कि ठीक है, जब हमारी अरे खाली हो जाए तुम 0 रिटर्न कर दो। तो वो जब 0 रिटर्न करता है तो उससे पिछली जो प्रॉब्लम होती है उसके अंदर वो ऐड होके देन उससे जो आंसर आता है वो हम पिछले फंक्शन को देते हैं रिटर्न करने के लिए। इस तरीके से हमारे पास जो रिकर्जन का बेस केस है वो हमें नजर आता है। तो जो बेस केस होता है वो रिकर्सिव होता है,
हर जो फंक्शन होता है रिकर्सिव, उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक बेस केस और रिकर्सिव केस। बेस केस में सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप परफॉर्म हो रहा होता है और उसका आंसर हमें ऑलरेडी पता होता है, कोई भी ज़्यादा उसमें काम नहीं होता। जस्ट हमने जो है बेस केस की वैल्यू वो रिटर्न करनी होती है। और रिकर्सिव केस में हम लोग मज़ीद मज़ीद जितना शॉर्टर हो सकता है हम अपनी प्रॉब्लम को डिवाइड करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं। तो एट द एंड हमारे पास एक पॉइंट आता है जहाँ पे मज़ीद प्रॉब्लम डिवाइड नहीं होती, हम लोग वहाँ से रिटर्न कर जाते हैं। इस पार्ट को बेस केस कहते हैं, इस पार्ट को रिकर्सिव कहते हैं, जैसे हमने पहले बात की। तो अब पाइथन के अंदर हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, या किसी भी लैंग्वेज के अंदर कोई लैंग्वेज ये पीछे रिकर्जन परफॉर्म कैसे कर रही होती है, तो हम उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली जो यूज़ हो रहा होता है ना, वो एक स्टैक का डाटा स्ट्रक्चर यूज़ हो रहा होता है, जो कि हमारे क्या कहते हैं, जितनी भी रिकर्सिव कॉल्स हैं उनका एक स्टेट को मेंटेन कर रहा होता है। बिकॉज जब भी एक फंक्शन कॉल होता है तो मेमोरी में एक स्पेस एलोकेट होती है, जहाँ पर हम अपने फंक्शन का जो भी डाटा है जो कि उस टाइम पे क्रिएट करता है, वो लोकल वेरिएबल्स होते हैं, उसके अंदर पैरामीटर्स आते हैं, वो वहाँ पे स्टोर होते हैं। जब भी कोई भी फंक्शन कॉल होता है तो वहाँ पे मेमोरी में एक स्पेस बनती है सारे उसके वेरिएबल्स को स्टोर करने के लिए। कुछ इस तरह का ही रिकर्जन के अंदर भी कॉन्सेप्ट है। तो उसके अंदर कुछ इस तरह से है, ये हमारे पास वही प्रॉब्लम है, सेम दोबारा रिकर्सिवली हम लोगों ने कार्ड्स को ऐड करना है। फर्स्ट करें हमारे पास ये एक स्टैक है। फर्स्ट टाइम हम लोगों ने कॉल किया इस एरे के साथ, हमारे पास प्रॉब्लम जो है इसकी जो अरे की वो है 4, उसकी लेंथ है। हमने इस फंक्शन के साथ इस इनपुट के साथ इस फंक्शन को कॉल किया। कॉल 1 के अंदर हमारे पास ये इनपुट गई और ये स्टेट मेमोरी के अंदर स्टैक के अंदर एक स्टोर हो गई हमारे पास, कि इसका ये पैरामीटर्स हैं, ये सब कुछ है, इसको स्टोर कर लो। ठीक है। सेकंड कॉल हमारे पास जब जानी है, उसके अंदर हमारे पास 273 गया। थर्ड कॉल हमारे पास गई, उसके अंदर हमारे पास 73 गया। फोर्थ कॉल में खाली 3 गया। और एट द एंड जब लास्ट कॉल गई तो वो एक एम्प्टी एरे गई। चूंकि हमने अपनी बेस कंडीशन को सेट किया हुआ था कि अगर हमारे पास एम्प्टी इनपुट आ जाए तो हम यहाँ से रिटर्न कर दो। जो ही हमारे पास कॉल 5 के अंदर जीरो गया, सॉरी एम्प्टी एरे गई, तो बेस कंडीशन मीट हो गई तो जीरो आ गया। अब जीरो वापस बैक ट्रैक करेगा, इसी स्टैक के अंदर बार बार एलिमेंट्स को पॉप करेगा, जीरो रिटर्न होगा इस फंक्शन को। ठीक है। इस फंक्शन में कुछ भी नहीं था, तो यही जीरो जो अब रिटर्न यहाँ पे हो रहा है वो इस फंक्शन को रिटर्न होगा, लेकिन ऐड होकर रिटर्न होगा। आपने देखा था रिटर्न स्टेटमेंट में हम लोगों ने दो वैल्यूज को ऐड किया हुआ था, एक जो फंक्शन ये रिटर्न वैल्यू कर रहा है और जो उसे को इनपुट आई थी। उसके बाद इसने थ्री रिटर्न किया, थ्री इस फंक्शन तक आ गया। जब थ्री इस फंक्शन के पास आया तो उसने फिर इस फंक्शन को रिटर्न किया 7 में ऐड करके, तो 10 आ गया। तो जब इसके पास 10 आया, इसने 10 को रिटर्न किया अपने पिछले फंक्शन को, तो वो 12 बन गया। और जब 12 पिछले फंक्शन को रिटर्न होगा तो वो हमारे पास 17 के अंदर रिटर्न होगा। हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। मे बी आपको ऐसा लग रहा हो कि बार बार चीज़ें रिपीट हो रही हैं, लेकिन इनिशियली जो न्यू बिगिनर्स हैं रिकर्जन के, उनको समझाने के लिए ये ज़रूरी है। तो अभी तक किसी का सर कोई प्रॉब्लम है? किसी का कोई? जी सर। सर ये आप वो ट्रीज वो इसको डिवाइड तो नहीं कर रहे हैं ना इस तरह से? आई मीन जी जी सही, फर्स्टली प्रॉब्लम आपने, डिवाइड हो। हाँ हाँ जी, लेफ्ट एंड राइट में ना? नहीं, ये लेफ्ट और राइट नहीं है, ये सिंगल रिकर्सिव कॉल। लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट बाद में आता है जब हम लोग मल्टीपल अच्छा रिकर्सिव अच्छा, कॉल्स ये करेंगे। ये सिंपल। जी मीन्स एक ही साइड पे कॉल चल रही ना, लेफ्ट पे ये हो रही है। जी ये देखिए ना। हाँ जी, ये विजुअलाइजेशन आप, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। तो ये विजुअलाइजेशन आप देखें, सिंपल रिकर्सिव कॉल है, ये सिंगल रिकर्सिव कॉल है। वो लेफ्ट और राइट वाली जो चीज़ है ना, वो मल्टीपल रिकर्सिव कॉल में हम लोग देखेंगे आगे जाके। हम्म
ठीक है सर, मैं कर गया अंडरस्टैंड, मुझे अच्छा। आ गई समझ तो सर। ठीक है सर, इनका जो सम अप होता है ओके। वो इस तरह होता है आई और जे के साथ, मीन्स के जब हम बैक मैं करते हैं इनको। मैं समझा नहीं आपका पॉइंट। सर जब हम इसको मीन्स के बैक रिकर्सिव कॉल करते हैं तो उसका फिर आई और जे के हिसाब से होता है ना, पॉइंटर लगा कर। नहीं ये सर, ये नहीं वो सर, इसमें नहीं तो है। पॉइंट, ये वो नहीं है। ये वो नहीं है ये सर, ये रिकर्जन है। रिकर्जन की ही बात कर रहा हूँ मैम, उसी के अंदर भी इस तरह क्या था ना, आई और जे दोनों कंपेयर करते हैं, फिर वो इंडेक्स के लास्ट से उनको सेट करते हैं जब वापस जाते हैं। सर यू कैन ओके। टेल, बिकॉज ये ऐसा नहीं है सर, ऐसा। ओके अच्छा चलें, ठीक है मैम, मैं खुद भी देखता हूँ। सर वो बेसिकली आप टू पॉइंट अप्रोच की बात तो नहीं कर रहे हैं आप? सर टू पॉइंट अप्रोच इसके अंदर बाद में बैक रिकर्सिव कॉल के अंदर मुझे लग रहा है ना, मुझे अभी शायद मैं गलत भी हूँ, यूज़ होती है जब हम ये तो अपने एक साइड पे कॉल की ना सारी लेफ्ट कॉल, तो जब हम वापस इसी कॉल को करते हैं मतलब कि शायद वो इसमें बैक प्रोसेस ट्रैक नहीं ऐड करते है। हैं जब। जी जी, शायद वो ना नहीं, हो इसके अंदर प्रोसेस। मैंने सिंपल एग्जांपल ली थी समझने के लिए रिकर्जन को। तो वो अच्छा केस अच्छा। वो हो सकता है हो प्रॉब्लम, उसको बाद में देखते हैं फिर हम लोग। ठीक। अच्छा, अब हम लोग रिकर्जन को प्रोग्रामिंग में यूज कैसे करते हैं, रिकर्सिवली सोचते कैसे हैं? तो थोड़ा सा ट्रिकी होता है ये, लेकिन अगर आप एक छोटी सी रेसिपी अपने माइंड में रख लेना, आप किसी भी प्रॉब्लम को जो कि इटरेटिवली सॉल्व हो सकती है उसको रिकर्सिव फंक्शन में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने बस उस प्रॉब्लम को क्या करना होता है, दो हिस्सों में डिवाइड करना होता है। एक उसका बेस केस बनाना होता है, और एक रिकर्सिव केस जो है उसका बनाना होता है। सबसे पहले तो आपने ये सोचना है कि जो आपकी प्रॉब्लम है इसका बेस केस क्या होगा, इसकी स्टॉपिंग कंडीशन क्या होगी, हम कहाँ पे जाके इसको स्टॉप कर सकते हैं। सबसे शॉर्टर वैल्यू जो इस आंसर की आपको पता होती है, हम लोग वो एक इफ स्टेटमेंट बनाते हैं और उसके अंदर हम लोग लिखते हैं, ताकि हमारा जो सिंपल केस है ना वो हैंडल हो जाए, जिसको कोई भी रिकर्सिव कॉल की जरूरत नहीं है। अगर हम उस स्टेप पर पहुंच जाते हैं तो हमें उसका आंसर ऑलरेडी पता हो, ताकि हमारे पास जो सिंपलेस्ट केस है वो हैंडल हो जाए। तो इसीलिए उसको बेस केस भी कहा जाता है। फिर हम लोग रिकर्सिव कॉल की तरफ मूव करते हैं। तो इस तरह से हम लोग काम करते हैं इसके अंदर। जी जनरल सर, मैं रिकर्सिव अब फॉर्म क्या होती है? समझ गया आपकी बात। अब मुझे आ गई समझ, वो मैंने नोट भी किया हुआ था ना, मैंने दोबारा ओपन किया ना वो, तो मुझे आपके सारा समझ आ गया। वो उस बेस केस तक आपने जाना है जब तक मतलब कि आपको आपका वो डिजायर्ड जहां तक आप पहुंच नहीं जाते, और उसको मजीद डिवाइड करने की जरूरत ना हो, तो उसके बाद फिर बिल्कुल। रिकर्सिव केस स्टार्ट होता है। ठीक है सर, थैंक यू। बिल्कुल ठीक हो गया। यही आपका एक जो है एक टेम्पलेट, आप इसको समझ लें कि रिकर्सिव फंक्शन की टेम्पलेट आपने कहीं पे भी अगर रिकर्सिव फंक्शन देखा होगा तो वो इस तरह का ही होगा कि सबसे पहले हमारे पास एक बेस कंडीशन होगी, वो एक स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है और वो रिकर्सिव नहीं होती। उसका आंसर हमें ऑलरेडी पता होता है, क्योंकि हमने रिटर्न तो करना है ना। अगर हम लोग यहाँ पे रिटर्न नहीं करते तो ये इनफाइनाइटली चलता जाएगा। वो इनफाइनाइटली चलता जाएगा, फिर उसको कैसे हैंडल करना है वो हम अगली स्लाइड में देखेंगे, कि अगर वो आपका लूप जो है वो इनफाइनाइटली चलता जाए उसको कैसे स्टॉप करना है। लेकिन अभी के लिए ये टेम्पलेट है आपके पास। तो कोई भी अगर आपने फंक्शन लिखना है, सबसे पहले आप उसकी बेस केस को लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्मॉलर प्रॉब्लम में डिवाइड करते जाएंगे, और वही स्मॉलर प्रॉब्लम हम लोग दोबारा से इसी फंक्शन को, रिकर्सिव फंक्शन को दे देंगे। और एट द एंड हम लोग जो है वो लेफ्ट ओवर पार्ट जो है वो रिटर्न करते जाएंगे। इस तरह हमने एक प्रॉब्लम में देखा जिसमें हमने पूरी एरे का सम किया था। अच्छा, एक और एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं फैक्टोरियल की। फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट बहुत सीधा सा है, आप सब ने पढ़ा होगा। ये फैक्टोरियल क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये एक्स है, हमारे पास एक्स कोई भी वेरिएबल है, हम लोगों ने उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक्स को 4, ठीक है। तो हम लोगों ने किस तरह चेक करते हैं, हम लोग 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 - 1 से, जो कि 3 होता है। फिर हम लोग कहते हैं कि अच्छा, इसको मजीद इसमें से सेपरेट करके माइनस करते हैं, 3 - 1 करते हैं तो 2 आता है। तो एट द एंड हमारे पास इसमें से एक और सेपरेट करें, 1 आता है। तो यहाँ पे हमारे पास बेस केस क्या बना, कोई बता सकता है मुझे? एक्स की क्या वैल्यू होगी बेस केस के लिए?
यहाँ सर पे। किधर से, ये ऊपर वाला जो एग्जांपल है 1। जी वन जी होगी। बिल्कुल 1 होगी। तो वो हम लोग बेसिकली यहाँ पे बेस केस की वैल्यू को हम लोगों ने यहाँ पे 1 रखा है। 1 हमारी स्टॉपिंग कंडीशन है। प्रॉब्लम ये थी कि 4 का फैक्टोरियल निकालना था। हमने कहा हमें 4 का फैक्टोरियल तो नहीं पता, लेकिन 4 से जिसको भी मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो उसका जो भी आंसर आएगा, अगर हमें आंसर मिल जाए और उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि फॉर एग्जांपल 4 है हमारे पास यहाँ पे, हम लोग कहते हैं ठीक है 4 का फैक्टोरियल निकालना है, हमें नहीं पता, लेकिन 4 - 1 जो कि 3 फैक्टोरियल है, उसका आंसर हमें मिल जाए ना 3 फैक्टोरियल का, तो हम लोग उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। 3 फैक्टोरियल का आंसर 6 होता है। अगर हमारे पास 6 आ गया यहाँ से, 6 को हम मल्टीप्लाई करें 4 से, तो हमें 4 फैक्टोरियल का आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगेन वही काम हुआ, एक बड़ी प्रॉब्लम थी 4 फैक्टोरियल निकालने की, हमने उसको छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड इस तरह किया। अब आपको ये समझ आ रहा होगा कि डिवाइड किस तरह करते हैं। 4 बड़ी प्रॉब्लम थी, हमने उसमें से -1 किया और कहा कि वो 3 फैक्टोरियल है। 3 फैक्टोरियल का जो भी आंसर है वो हमें मिल जाए तो हम उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली जब 3 फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे, हमें 3 का फैक्टोरियल नहीं पता इस टाइम पे क्या है, हम 3 - 1 करेंगे 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। फिर हम इसी तरह कहेंगे कि अब हमें 2 का फैक्टोरियल मिल जाए, तो उसको हम 3 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उसका आंसर मिल जाएगा। इस तरह हम लोग करते करते बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाता है। सबसे पहले तो ये देखिए कि हमारे पास स्मॉलर प्रॉब्लम है क्या। स्मॉलर प्रॉब्लम सिंपल x - 1 है। हमारे पास x - 1 आ गई। तो ये हमारी स्मॉलर प्रॉब्लम है। इसके बाद जो भी आंसर आता जाएगा उसको मल्टीप्लाई कर दें x के साथ, तो हमारे पास जो है एट द एंड फैक्टोरियल कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, हम आगे चलते हैं। अच्छा, ये उसी का बेसिकली फंक्शन है फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का। ये बेस केस जिस तरह से सर ने बताया कि बेस केस 0 होता है, तो 0 का फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है, जो कि रिकर्सिव नहीं है। और इसके अलावा हम लोग यही कर रहे हैं कि हमारे पास प्रॉब्लम को स्मॉल करते हैं x - 1 के साथ। x हमारे पास जो उस टाइम पे वैल्यू होती है इनपुट की, वो हम दोबारा से फंक्शन को दे देते हैं। इसका आंसर कैलकुलेट करके लाओ और उसको एट द एंड मल्टीप्लाई करो कंबाइन करके, तो हमारे पास आंसर आ जाता है। लेकिन क्या हो अगर हमारे पास फैक्टोरियल का बेस केस कभी रीच ही ना हो, वो क्या करेगा? वो हमेशा के लिए अपना जो रिकर्सिव फंक्शन है उसको कॉल करता जाएगा, कभी बेस कंडीशन मीट ही नहीं करेगी। तो इस सूरत में इनफाइनाइटली वो लूप चलता इनफाइनाइट जाएगा, हो रन जाए। करता जाएगा। बिल्कुल मैम, वो इनफाइनाइटली चलता जाएगा, वो कभी बंद ही नहीं होगा, क्योंकि हमने बेस कंडीशन यहाँ पे क्या रखी है, फैक्टोरियल की 0। यहाँ पे हम लोग 1 भी रख सकते हैं, तो वो और लगा के आप फिर, लेकिन कितनी कितनी कंडीशन रखेंगे आपको नहीं पता। तो हम लोगों ने बेस कंडीशन एक, हमें ये पता है कि इसकी 0 है, 0 पे पहुंच गया तो ठीक है। लेकिन अगर आपकी एग्जाम्पल ये हो 5.5, इसके अंदर कोई मुझे बता सकता है कि ये क्यों यहाँ पे 5.5 एग्जाम्पल है, इसमें बेस केस कैसे रीच नहीं होगा? एनीवन, क्यों नहीं होगा बेस केस रीच? सर वैसे तो एक फाइव पॉइंट सिंपली फाइव है, मुझे इसको छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड हाँ करें। हाँ इसको आप सर, छोटी ये प्रॉब्लम में फैक्टोरियल डिवाइड लेना है। करें। फाइव सर पॉइंट इसको फैक्टोरियल जी लेना पहले, फाइव वो पॉइंट भी तो वो भी मेरा ख्याल वो नहीं, इसका फैक्टोरियल भी वो पॉइंट्स में आएगा, या तो पहले चेक करना पड़ेगा। जी सर, वो जो भी आएगा अभी हम उस पे नहीं जा रहे, मैं कह रहा हूँ ये बड़ी प्रॉब्लम है 5.5, इसको आप छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड तो करें पहले। कैसे करेंगे? अभी हमने देखा था कि स्मॉलर प्रॉब्लम पिछली स्लाइड में क्या थी फैक्टोरियल की। हाँ सर हमें 1। इससे 5. छोटी छोटी वैल्यू को, सॉरी, हम इससे कोई भी छोटी वैल्यू होगी ना, उसको हम लेंगे और उसका फैक्टोरियल इसके साथ निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल 3 या 4 है, तो हम
मल्टीप्लाई बाय आई मीन 5 करेंगे, यानी इसका फैक्टोरियल उसके साथ, इज इट करेक्ट? जी मैम, आपकी अप्रोच तो ठीक है, लेकिन इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि वो बेसिकली वो वैल्यू कहाँ से लाएंगे कि हमने किसका फैक्टोरियल लेके इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा। मैं वो पूछना चाह रहा हूँ। सर फैक्टोरियल के तो ये होता है ना कि 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, इस बिल्कुल। तरह से ना। आप तो आप बिल्कुल सही पहुंची। 5 का आपने कहा 4 आता है, 4 कैसे आया? जी जी 4 कैसे आया मैं पूछ रहा हूँ। सब्ट्रैक्ट करके आया ना, आपने 5 में से 1 को जी जी सब्ट्रैक्ट किया। सर, हाँ मैं सॉरी, वो जी जी पूछना 5 चाह में रहा से हूँ। 1, सॉरी जी जी 5 में से 1 मैं को सब्ट्रैक्ट किया तो 4 आया, सही। हम्म, यही मैं कह रहा था, हमारे पास स्मॉलर प्रॉब्लम क्या है, x-1। तो जो 1 भी एक्स। हमारे पास x है, x हमारे पास 5.5 है इस टाइम पे, आप ये फर्ज करें। हमने इसको छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड किया, हमने कहा ठीक है, हमें 4.5 का फैक्टोरियल पता चल जाए तो हम उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। एम आई राइट? सर। हम्म। तो अगेन बिल्कुल। आगे मुझे बताएं, आगे क्या होगा? ये मजीद डिवाइड हो सकता है 4.5? सर सर अगर उसामा। माइनस का फार्मूला लग रहा है तो फिर तो ये हो गई। ठीक है, माइनस का फॉर्मूला लगा, वो 3.5 में चला गया हमारे पास, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। ठीक है, थ्री हमने कहा 3.5 का फैक्टोरियल लें, जो भी आंसर आए उसको 4.5 से मल्टीप्लाई के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करें, उसका जो भी आंसर आए उसको फिर हम इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह हम लोग करते करते -1 करते करते हम 2.5 पे पहुंचेंगे। ठीक है, हम लोग फिर वन इसमें पॉइंट फाइव 1.5 पे जाएंगे। आगे 0.5 पे चले वन जाएंगे। अच्छा। यस। तो 1.5 आगे ये माइनस के आगे अंदर बेस केस। बिल्कुल सही पहुंचे आप। अब वो माइनस के अंदर वैल्यूज चली गई हैं, ऐसे ही है। ये कभी जी। स्टॉप करेगा? नहीं नो। सर। ये तो करता जाएगा। नहीं। ये तो माइनस की में करता जाएगा। -0.5 आया तो आगे -1.5, -2.5। ये कभी भी स्टॉप नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमारी बेस कंडीशन ही मीट नहीं होगी। इसी तरह हमने जो अपना कोड लिखा था उसमें बेस कंडीशन ही हमने 0 लगाई थी, तो वो तो 0 को क्रॉस कर गया और स्टॉप ही नहीं किया क्योंकि 0 कभी आया ही हाँ, नहीं। एक सोल्यूशन तो था सर इसका। अगर हम इसका बेस केस लगा देते ना 1.5, शायद वहां पे फिर तो रुक जाना था इसने। अगर सर 1.5 वो तो आता तो रुक जाना। हमें। हाँ। जी अगर सर, हाँ, वो वैसे तो हमें अगर आप यहाँ पे जीरो के लिहाज से चला, आप फिर किस लिहाज से सर चला रहे हैं इसको? हम लोग 0 के लिहाज से इसको चला रहे हैं कि बेस अच्छा। सबसे छोटी वैल्यू हमें पता है 0, क्योंकि माइनस में फैक्टोरियल जाने की कोई तुक नहीं बनती। हम लोग हम्म। 0 तक, 0 को अपना बेस केस मानते हैं और वहां पे हम लोग कंडीशन लगाते थे कि हमारी अगर 0 पे वैल्यू चली जाए तो हम लोग वहां पे स्टॉप करते हैं, हमें वहां पे फैक्टोरियल मिल जाएगा क्योंकि 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। ठीक है, तो इसके लिए इसका सोल्यूशन हर लैंग्वेज में ये होता है कि वो ना, चूंकि हम लोग स्टैक को मेंटेन कर रहे हैं और हमारी जो भी फंक्शन कॉल है वो स्टैक के अंदर जा रही है, तो हर लैंग्वेज के अंदर एक फंक्शन होता है जो कि एक चेक होता है। वो चेक कर रहा होता है कि अगर स्टैक के अंदर 1000 कॉल्स आ गई हैं, यानी कि 1000 बार ये फंक्शन कॉल हो गया है और स्टैक के अंदर होता जा रहा है, तो वहां पे स्टैक ओवरफ्लो कर जाता है। अब स्टैक के अंदर मजीद गुंजाइश नहीं रहती। पाइथन के अंदर अगर आप इसमें चेक करें तो 1000 दफा आप अगर रिकर्सिव कॉल करेंगे उसके बाद वो आपको एरर थ्रो कर देगा। आप इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। आप यही वाला कोड लें और इसके अंदर आप एग्जांपल चेक करें 5.5 की, देखें तो आप वो देखेंगे कि एक पॉइंट आएगा वो यहाँ पे क्रैश कर देगा आपका। तो वो रिकर्जन एरर अच्छा बेसिकली वहाँ पे आता है। सर, मेरा एक यहाँ पे जी मुझे सर। अभी भूल गया, लेकिन मैंने ये सुना था कि जब इसके अंदर है ना, रिकर्जन के अंदर जगह जब हम कॉल करते हैं, शायद कोई और ना हो, रिकर्जन ही है मेरे ख्याल। तो अगर हम 1 बिलियन की या 1 मिलियन की एरे को भी कॉल करते हैं ना, तो वो जब इतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है ना, तो वो एक फार्मूला था जिसके तहत ना वो 29 पॉइंट कुछ आंसर आ रहा था, उसकी पावर इतनी कॉल जाती हैं। ये नहीं है कि वो मतलब कि एरर आ जाता है।
और ये मैंने ना सर हमजा से ही उस दिन लेक्चर में सुना था, जब हमने ये डिवाइड एंड वो कॉन्कर आगे आगे उसके स्टार्ट अंदर हो रहा है ना। फिर जी जी आई मीन जी उसके उसी अंदर का ये टॉपिक होता है। है कि आपके पास अगर आपको लगता है कि आपकी इनपुट बिलियंस में जा सकती है, में जा सकती है, तो आप खुद ब खुद भी पाइथन प्रोवाइड करता है कि आप अपनी वैल्यू, ये तो डिफॉल्ट वैल्यू उसने सेट की होती है ना, 1000 कॉल्स या जो भी है, वो मैंने एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन मुझे 1000 ही याद है, मैंने लास्ट टाइम चेक की थी। उसके अंदर पाइथन आपको प्रॉपर एक फंक्शन देता है जिससे आप खुद अपनी वैल्यू सेट कर सकते हैं, कि सेट रिकर्सिव कॉल का फंक्शन होता है कि आपने कितनी दफ़ा फंक्शन को कॉल करना है तो वो एरर थ्रो ना करे। तो लेकिन अब अच्छा। कंप्यूटेशनल पावर भी तो सेव करनी होती है ना, वो अगर आप रिकर्सिवली कॉल करते जाएंगे, स्टैक आपका ओवरफ्लो कर जाएगा, मेमोरी खत्म हो जाएगी, तो वो फिर सिस्टम ही हैंग करेगा आपको, उसके बाद और तो कुछ नहीं करेगा। अच्छा सर, वो ऐसे ऐसे था तो कि स्टार्ट के अंदर वैसे लग रहा था जैसे कि ज्यादा कॉल, जिस तरह वो ज्यादा पावर इंक्रीज हो रही थी ना, वो कॉल उतनी उस रेशो से नहीं बढ़ रही थी जिस तरह पहले स्टार्ट में थी। वो इस तरह का कुछ केस था। तो सो लीव इट, बट वो मुझे माइंड में आया था क्योंकि हमने पढ़ा था, तो इसलिए मैंने डिस्कस किया। ओके, ठीक हो गया। तो ये एक एग्जांपल थी इसकी फैक्टोरियल की। ये आप सबको समझ आई है? किसी को अगर नहीं समझ आई यहाँ पे भी अगर रिकर्जन में मसला है तो फिर हम अ, आगे चलेंगे। पहले वो सॉल्व कर लें। ये रिकर्जन की आपको समझ आई है? रिकर्जन बेसिकली क्या होती है? ये पहली दफ़ा समझ नहीं आती, पांच दफ़ा, लेकिन आप इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और खुद से जब प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ना, मजीद एग्जांपल्स इसकी देखेंगे, तो ये आपको खुद ब खुद क्लियर करनी शुरू हो जाती है। इसका सबसे अच्छा तरीका जो मैंने यूज़ किया था वो यही था कि खुद पेंसिल पेपर पकड़ के ना ड्राई रन करता था मैं, कि कैसे एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा है और फिर वही फंक्शन उसी फंक्शन को कॉल कर रहा है, और एट द एंड हमारे पास कुछ वो रिटर्न कर रहा है। हर फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, और फिर बैक ट्रैक करते हुए हम लोग अपने आंसर की तरफ मूव करते हैं। सारा कॉन्सेप्ट जो है ना इसके अंदर वो स्टैक का है मेनली, कि किस तरह से हम लोग एक स्टैक को मेंटेन रखते हैं। जब भी एक दफ़ा फंक्शन कॉल होता है, उस स्टैक के अंदर अपनी जो है वो क्या कहते हैं स्टेट को स्टोर करता है, और जब हम लोग किसी कंडीशन पे पहुंच जाते हैं वो फिर पॉप करता जाता है सारे एलिमेंट्स को, और वैल्यू अपनी रिटर्न करता जाता है। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, पावर कैलकुलेट करने की। तो यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि हमने किसी नंबर की पावर कैलकुलेट करनी है, हमें बेस दे दिया गया और एक्सपोनेंशियल दे दी गई है। एक्सपोनेंट दे दिया गया, बेस और एक्सपोनेंट दोनों ही नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, और हमने रिकर्सिव एक फंक्शन लिखना है और उसका आंसर हमें निकालना है, कि कैसे किसी भी नंबर की हम लोग पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगेन वही हमारे पास यहाँ पे टेम्पलेट है। कोई भी प्रॉब्लम हो, आपने उसको इस टेम्पलेट में कन्वर्ट कर लेना है, कि हमारे पास एक पावर का फंक्शन है, उसको बेस और एक्सपोनेंट पास होंगे, और एट द एंड वो हमें उसका आंसर बताएगा। कुछ ना कुछ यहाँ पे बेस केस होगा जो कि हमें रिटर्न कर रहा होगा वैल्यू, उसके बाद रिकर्सिव केस होगा। तो रिकर्सिव केस में अगेन हम सेम फंक्शन को ये देखें, रिजल्ट इज इक्वल टू पावर, दोबारा कॉल कर रहे होंगे, और एट द एंड हम लोग फिर रिटर्न कर देंगे। तो ये देखें, अब हमें एक प्रॉब्लम आई है यहाँ पे, एक मिनट, यस, सॉरी, ऊपर जाते हैं। ये है बेस केस, हम लोगों ने यहाँ पे जीरो लिया है। उसकी वजह ये है कि हम लोग यहाँ पे ना इसको एग्जांपल के साथ थोड़ा सा ड्राई रन कर लेते हैं, आपको फुल क्लियर हो जाएगा। बेस हम कहते हैं हमारे पास 2 है, और जो एक्सपोनेंट है वो हमारे पास 3 है, यानी हमने जो कैलकुलेट करना है वो 2 की पावर 3 है, ठीक है। इस 2 की पावर 3 को स्मॉल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करें, किस तरह करेंगे? कोई बता सकता है? सर 2 की पावर 2 उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें। बिल्कुल, 2 की पावर 2
जो भी हमारे पास आंसर आएगा उसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। फिर अगेन 2 की पावर 1 हमें पता चल जाए तो हम उसको वापस उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देन अगेन हमें 2 की पावर 0 का पता चल जाए तो उसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो ये हमारे पास एक बेस केस हो गया। हमें पता है 2 की पावर 0 हमेशा 1 होता है। इसीलिए बेस केस के अंदर हम लोगों ने कहा कि अगर कभी भी एक्सपोनेंट हमारा 0 हो जाए तो आप जो है वो 1 रिटर्न कर दो। तो ये हमारे पास बेस केस है। अब जब बेस केस हमें यहाँ पे 1 रिटर्न कर देगा, हम लोग 1 से ऊपर जाएंगे। ठीक है। अब 2 की पावर 1 हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट किया हमने तो हमारे पास 2 आता है। ऐसे ही 2 की पावर 1 2। तो यहाँ पे 2 हमारे पास आंसर आ गया। फिर 2 की पावर 2 हमारे पास 4 होता है। तो 2 को हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा, 4 हमारे पास आंसर आ जाएगा। सॉरी 8 आए, सॉरी जी जी 4 ही आएगा। 4 को अगेन यहाँ पे हम लोग जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। तो एक बड़ी प्रॉब्लम थी उसको छोटी प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर करके हम लोग 0 पे पहुंचे। 0 ने हमें 1 रिटर्न किया। बाद में हम लोग जब बैक ट्रैक करते गए हैं तो हमारे पास एट द एंड सोल्यूशन हमारे पास आ गया। तो यही इसका हमारे पास एक छोटा सा फंक्शन था जिसके अंदर बेस केस और रिकर्सिव केस हम लोगों ने डिस्कस किया। इसी तरह सेम हमारे पास जो है वो वॉवल्स की एग्जांपल है। तो रिकर्सिवली हम लोगों ने चेक करना है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग के अंदर वॉवल्स का काउंट सॉरी वॉवल्स का काउंट कितना है। तो अगेन वही एक टेम्पलेट है। बेस केस बना लेंगे और रिकर्सिव केस बना लेंगे। बेस केस में हम लोग यही लिखेंगे कि हमारे पास स्ट्रिंग जो है वो जब तक एम्प्टी नहीं होती तब तक आप रिकर्सिवली फंक्शन को कॉल करते जाओ। तो इसमें सेम वही रूल है कि आप बेस केस लिखने के बाद उस प्रॉब्लम को स्मॉलर प्रॉब्लम में कन्वर्ट करो। स्मॉलर प्रॉब्लम क्या है? स्मॉलर प्रॉब्लम ये है कि 0 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है वो हम लोग ले लेते हैं और जो बाकी प्रॉब्लम है वो हम लोग डेडिकेट कर देते हैं दोबारा सेम फंक्शन को कॉल करके। अब काउंट वॉवल्स में हम लोग भेज रहे हैं स्ट्रिंग 1 कॉलन। ये बेसिकली स्लाइसिंग है। तो 1 से एक्सक्यूज मी लेके सर, आगे जितनी भी। जी मैम। सॉरी सर, आई एम कटिंग यू। सर मेरा ये यहाँ पर क्वेश्चन है कि जो इफ है, इफ स्ट्रिंग इफ एस इक्वल्स टू एम्प्टी, तो सर यहाँ पर वाइल नहीं आएगा? आई मीन अच्छा, बेस केस के लिए हमें इफ डिफाइन करना पड़ता है, कंडीशन ना, क्योंकि बेस जी मैम कंडीशन है। ओके, थैंक यू। बिल्कुल। बेस कंडीशन है ना, कोई भी आपके पास अगर स्ट्रिंग है जैसे अगर हम AEIOU ही ले लें तो सबसे पहले हम लोग कहेंगे कि हमने वॉवल्स को काउंट करना है। तो इस पॉइंट पे हम लोग ये चेक कर लेंगे कि ये अगर वॉवल है इसको चेक करेंगे। ये वॉवल है ठीक है, हमें पता है या नहीं है, लेकिन इसका नहीं हमें पता। इस पॉइंट पे हमारे पास जो काउंट का वैल्यू है वॉवल की काउंट की वो 1 है। अभी हम लोग सिर्फ स्टार्ट स्टेट पे खड़े हैं जो कि हमें सिर्फ ए का पता है। ए वॉवल है या नहीं? ए वॉवल है तो हम लोग 1 लिख देंगे। फिर हम लोग सेकंड इंडेक्स पे जाएंगे। ठीक है, ई पर। ई वॉवल है, बिल्कुल है, तो हमारे पास क्या कहते हैं ये काउंट में ऐड हो जाएगा। ये काउंट हमारे पास 2 हो जाएगा। सिमिलरली आई, तो हमारे पास ये भी वॉवल है तो हमारे पास 3 हो जाएगा। ओ भी हमारे पास वॉवल है तो 4 हो जाएगा। यू भी वॉवल है तो हमारे पास जो काउंट है वो 5 हो जाएगा। लेकिन आगे हो जाएगा तो आगे तो स्ट्रिंग ही नहीं है। तो रुकना कहाँ पे? कहीं तो रुकना है ना। अगर वो बार बार इसी को कॉल करता जाएगा तो रुकेगा कहाँ पे? तो उसने रुकना तभी है जब स्ट्रिंग हमारे पास एम्प्टी हो जाएगी। तो ये कंडीशन हमने बेसिकली यहाँ पे लगाई है कि आप तब तक इस फंक्शन को चलाते रहो, रिकर्सिवली कॉल करते रहो, तब तक ये कंडीशन मीट नहीं कर सकती। जो ही हमारी स्ट्रिंग एम्प्टी होगी हम लोग 0 रिटर्न कर देंगे। तो 0 अगर ऐड भी हो जाएगा हमारे आउटपुट में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने तो वावल्स को काउंट करना है। ठीक है, इसकी समझ आई आपको ये एम्प्टी क्यों है? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। तो यही इसका सिंपल सा सर कोड है ये कि स्ट्रिंग अगर
जी सर ये मैम। रिटर्न वन का क्या मीन्स है? मतलब क्या ना, हमने स्मॉलर वैल्यू तो ना, मतलब बैक रिकर्सिव फंक्शन को जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो तब हमारे पास स्मॉलर वैल्यू आ जाएगी। तो रिटर्न वन प्लस स्मॉलर, इसका क्या मीन्स है? मतलब मैं रिटर्न बताता वन। हूँ ये रिटर्न वन। जी, जब भी कोई वॉवल आइडेंटिफाई होगा ना, मतलब इस स्पेसिफिक इंडेक्स पे हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्या इनमें से कोई वॉवल है। अगर तो वॉवल है तो रिटर्न वन, बेसिकली वन काउंट है। एक दफा जब वो चेक करेगा वॉवल को, जब अगर वो वॉवल है तो हमने वन ऐड करना है ना अपने आंसर के अंदर। ये वो है, हम काउंट कर सर रहे हैं यहाँ पे जी सर, रिटर्न एक वन स्ट्रिंग प्लस के अंदर। स्मॉलर मतलब सॉरी, रिटर्न वन प्लस स्मॉलर मतलब ये कि यहाँ से अगर हमें जैसे ए पे जाएगा, ई पे जाएगा लूप, तो जब हर उसको काउंट करेगा कि एक ये हमें स्ट्रिंग मिल गया, फिर ये एक हमें और स्ट्रिंग मिल गया, तो ये रिटर्न वन जो है एज अ वन वैल्यू प्लस स्मॉलर स्मॉलर में काउंट कर देगा, राइट? जी मैम, वो तभी रिटर्न वन करेगा अगर हमारे पास वो वॉवल है। अगर वॉवल नहीं है तो वो खाली स्मॉलर रिटर्न कर देगा। स्मॉलर हमारे पास जो बाकी की इनपुट है वो है। हम लोगों ने ए पे गए, हम लोग ने जैसे भी इसको ड्राई रन किया था, दोबारा कर लेते हैं। हम लोग ए पे गए, ए पे उसने चेक किया ये वॉवल है, उसने कहा है, तो उसने वन के साथ रिटर्न किया स्मॉलर को। तो हमने मेंटेन भी तो करना है ना काउंट ऑफ वॉवल्स को। यहाँ पे वो हमारे पास ये वन उसका काम कर रहा है। अगर वॉवल नहीं होगा वो सिंपली रिटर्न कर देगा स्मॉलर। स्मॉलर क्या थे हमारे पास? बाकी एरे, ए के अलावा ई आई ओ यू, वो हमारे पास बाकी जो भी इनपुट होगी वो उसको रिटर्न करेगा। होप सो मैम। किसने क्वेश्चन किया था? मैम मारिया ने। यस, यस क्लियर है। मतलब कि ये कंडीशन तो हमने वैसे खुद से ही सेट कर दी है ना, कि हमने रिटर्न वन। वैसे तो मतलब हमारे पास स्ट्रिंग है, मीन्स के वोवल है, लेकिन हमने अगर कंडीशन मतलब मीट हो गई हो तो हम रिटर्न वन कर देंगे, और साथ में जो स्मॉलर हमारे पास वोवल आएगा बैक ट्रेस करते हुए, तो हम वो लिख देंगे। ये हमने खुद से कंडीशन जैसे सेट कर दी है इस केस में। यस इसी बिल्कुल। तरह से ये इसकी एक और एग्जांपल है, इसको मैं आपके साथ स्लाइड्स भी शेयर कर दूंगा। इसको आप हमेशा खुद भी रन कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम जो है वो 4 मिनट ही रह गया। बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया था मल्टीपल रिकर्सिव कॉल्स वाला, तो उसको हम देख लेते हैं। वो इतना मुश्किल नहीं है, सेम चीज़ ही है। तो एक सेकंड, या इसको हम लोग ना कल देख लेते हैं, ये पूरा नहीं होगा। मल्टीपल रिकर्सिव कॉल्स का एक था जिसमें हम लोग फिबोनाची सीक्वेंस को देखेंगे कि वो किस तरह से हम लोग निकालते हैं। मल्टीपल रिकर्सिव कॉल्स किस तरह से करते हैं? मल्टीपल रिकर्सिव कॉल कॉन्सेप्ट सिंपल सा ये है कि उसके अंदर हम लोग जब रिटर्न करते हैं तो दो दफ़ा सेम फंक्शन को कॉल करते हैं। इसको इस तरह से आप समझ लें। लेकिन इसको अगर हम लोग ड्राई रन करने बैठ गए तो टाइम हमारा ख़त्म हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा अपने लिए। इस रिकर्सिव मैच का जो फंक्शन है, इसमें दो लिस्ट है बेसिकली, आपने इनको कंपेयर करना है। क्या करना है, एक मिनट। Write recursive match which takes two lists of equal length and return the number of indexes where LST1 has the same value as LST2। जहाँ पे सेम वैल्यूज है वो हमारे हमने जो इंडेक्स है वो रिटर्न करने हैं। इसको आप खुद कीजिएगा एग्जाम्पल को सॉल्व। बाकी अगर मजीद किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो आप स्लैक पर भी पूछ लें। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं मिस कर गया हूँ कि जैसे सर उसामा है यहाँ पे। अच्छा नहीं है। हम लोग यहाँ पे जो कह रहे थे ना कि हम लोग खुद से भी लिख सकते हैं यहाँ पे 1.5, तो बिल्कुल लिख सकते हैं अगर हमें इनपुट का पता हो। कि हम लोग वैलिडेशन लगा देते हैं बेस केस के अंदर। बेस केस के अंदर आप अपनी मर्जी से जो मर्जी जो है वो वैल्यूज की कंडीशन लगा सकते हैं। यहाँ पे देखें, इस बेस केस से पहले हमने जस्ट एक वैलिडेशन ऐड किया है कि हमारी जो भी इनपुट आ रही है वो नॉन नेगेटिव है कि नहीं है। अगर तो वो नेगेटिव में जा रही है तो हम खुद ही यहाँ पे वैल्यू एरर जो है वो रेस कर देते हैं, या कोई भी एरर आप रेस करते हैं तो यहाँ पे आपके पास इस तरह से जो है
कोड क्रैश नहीं होता कभी भी। ये एक छोटा सी चीज थी कि अगर आपने इनफाइनाइटली लूप से बचना है तो बाकी इंशाल्लाह भी फिर हम इसके अंदर किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो बता दें, नहीं समझ आई तब भी बता दें, हम इसको कल दोबारा से एक दफ़ा पहले रिवाइज करेंगे हल्का सा, और फिर हम दोबारा मल्टीपल रिकर्सिव कॉल के फंक्शन को डिस्कस करेंगे कि वो कैसे काम करता है। No, sir, thank you so बाकी much. स्लाइड्स मैं शेयर कर दूं? Very good session. Thank you so much. थैंक यू मैम। बाकी बाकी मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा शीट के अंदर ही, आप एक दफ़ा खुद इसको गो थ्रू करें, और देन अगर कोई क्वेश्चन रेज होता है आपके माइंड में नहीं समझ आती तो हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि स्लाइड अगर आप दोबारा से एक दफ़ा गो थ्रू करेंगे अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ तो आपको काफ़ी चीज़ें दोबारा से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, तो सेशन को फिर हम एंड करते हैं यहाँ पे। ठीक है सर कासिम। यस सर, थैंक यू, आपने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो वैसे भी अभी ये पूरा वीक पड़ा हुआ है, इसमें हमने रिकर्जन के क्वेश्चंस वगैरह सोल्व करने हैं, तो ये टॉपिक ना फुल क्लियर हो जाएगा। तो ओके सर, हम बिल्कुल सेशन को एंड कर सकते हैं। बिल्कुल सर, ये वैसे थोड़ा सा मुश्किल होता है टॉपिक समझना शुरू में, लेकिन आप बार बार इसको खुद से जब एक्सप्लोर करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। मैं आपको रिकमेंड भी ये करूंगा कि रिकर्जन पे आप कुछ वीडियोस भी आप देख सकते हैं यूट्यूब पे जाके। अपना कॉलेज चैनल है, आप वहाँ पे देखें, एक लव बबर चैनल है, उसने काफ़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन दी हुई है इसकी। तो जितना आप खुद से भी इसको एक्सप्लोर करेंगे उतना आपको ज़्यादा अच्छा आएगा। इसको बस ड्राई रन करें, इसको समझने के लिए जो की चीज़ है वो ड्राई रन है। जितना ड्राई रन करेंगे आप उतना इजीली इसको समझ सकेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz, everyone.